ऑफ वाइट हल्के कढ़ाई वाले सूट में बज़ाहिर मैं ठीक लग रही थी, लेकिन फिर भी बेहद नर्वस थी। ये भी नहीं कि मैं कम उम्र थी, मैं एक डॉक्टर थी। चंद हफ्ते पहले मेरी मंगनी डॉक्टर जिब्रान से हुई थी। आज उन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। वो कह रहे थे कि अपने चंद दोस्तों और उनकी फैमिली से मिलवाना है। मैं पता नहीं क्यों बेहद नर्वस थी। बार बार ड्रेसिंग टेबल के सामने खुद को देख रही थी। मेरा शुमार बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों में नहीं होता था। मेरी रंगत हल्की गंदुमी थी, बाल अलबत्ता बहुत लंबे घने थे। बहरहाल मैं रेस्टोरेंट चली गई। वो सामने टेबल पर बैठे थे, शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए मेरे पास आए। कहने लगे, हानिया कम ऑन यार, इतना लेट। मैंने कहा, पहले ये बताया मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? पता नहीं मुझे किसी चीज़ की कमी लग रही थी या पता नहीं क्या कंफ्यूजन थी जिसे मैं ना समझ पा रही थी ना बता पा रही थी। उन्होंने मुझ पर एक भरपूर नज़र डाली। कहने लगे, परफेक्ट लग रही हो, आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे सामने टेबल के पास ले गए, जहाँ उनके दो दोस्त और उनकी बीवियां भी मौजूद थी। वो सब मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिली। मैं जिब्रान के बराबर रखी कुर्सी पर ही बैठ गई। जब आमिर भाई कहने लगे, जिब्रान यार खाना ऑर्डर करें, तो वो कहने लगे, अभी रुको, मेहमान खास को तो आने दो, बस 2 मिनट में पहुंच रहा है, फिर ऑर्डर करते हैं। जिब्रान की बात सुनकर वो लोग हंसने लगे। कहने लगे, कहीं कोई पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं बुलवा ली? आमिर हंसते हुए कहने लगा। तो जिब्रान ने उसे आंखें दिखाई। वो कहने लगे, शर्म करो, क्यों एक शरीफ डॉक्टर को उसकी मंगेतर के सामने बदनाम कर रहे हो? मैं जरा सा मुस्कुराई थी। हम लोग बातों में ही मसरूफ थे जब अचानक से आने वाले शख्स को देखकर मैं अपना अगला सांस लेना भूल गई। वो जिब्रान के गले मिल रहा था जब अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। होश तो उसके भी उड़ गए थे। हमारी नज़रों का तसादुम क्या हुआ, एक हशर सा बर्पा हो गया। मुझे लगा मेरा सांस यहीं रुक जाएगा। जिब्रान कहने लगे, दाऊद ये हानिया है, मेरी मंगेतर, और हानिया ये मेरा बेहतरीन दोस्त दाऊद है। जेरे लब उसने हैरत से कहा, मंगेतर? लेकिन फिर फौरन से संभल गया। फिर वो बाकी सब लोगों से हाथ मिलाने लगा। जिब्रान उसका तारुफ सबसे करवा रहा था। वो जिब्रान की दूसरी जानिब बैठ गया, लेकिन नजरें गाहे बगाहे मुझ पर ही थी। मैं किसी जब्त से गुजर रही थी। उसकी तेज आर पार करती नजरें मेरी जान तो ले रही थी। जिब्रान ने खाना ऑर्डर किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी मुझे इस शहर में और यूं भी मिल सकता है। पता नहीं अब क्या होगा। मैं बेहद नर्वस थी। आमिर कहने लगा, दाऊद आप अकेले आए हैं, आपकी वाइफ नहीं आई? जिब्रान कहने लगा, दाऊद की अभी शादी नहीं हुई, मेरी तरह सिंगल है। आमिर कहने लगा, कम ऑन यार, इतने हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक होकर आप अभी तक सिंगल हो? वो जरा सा मुस्कुराया। कहने लगा, सिंगल नहीं हूं, बस मोहब्बत में बड़ी गहरी चोट खाई थी। उसके बाद रिश्तों पर से एतबार उठ गया। पता नहीं वो बार बार मुझे क्यों देख रहा था। जनवरी की सर्द शाम में भी मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। आमिर कहने लगा, ओ, तो मोहब्बत में बेवफाई हुई है? वो कहने लगा, नहीं, मेरा ये मानना है कि मोहब्बत हो तो कभी भी बेवफाई नहीं होती। हाँ, दिल अगर किसी की दिल लगी का सामान बन जाए तो और बात है। क्यों मिस हानिया, आपका क्या ख्याल है? मोहब्बत हो तो क्या बेवफाई होती है? पता नहीं अपनी बात में वो मुझे क्यों घसीट रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से गला खंकारा, क्योंकि गले में बहुत सी गिरहें पड़ चुकी थी। मैंने कहा, पता नहीं। ये कह के मैंने सामने रखे गिलास को उठाया और पानी पीने लगी। जिब्रान कहने लगा, अरे यार, तुम भी एक डॉक्टर से ये सवाल करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। हम डॉक्टर्स के पास इतना वक्त नहीं होता कि इन मोहब्बत जैसी खराफात में पड़े। पहले मोटी मोटी किताबों में सर खपाने में वक्त गुजर जाता है, उसके बाद हाउस जॉब में, और जॉब फिर, और जब तक होश आती है तब तक मंगनी हो जाती है। क्यों हानिया, ऐसा ही है ना?
जिब्रान ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, जो उस वक्त बर्फ की मानंद ठंडा हो रहा था। मैंने कहा, जी बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है। ये कहकर जब मेरी नज़र दाऊद पर पड़ी तो वो मेरे उस हाथ को देख रहा था जो जिब्रान के हाथ में था। मैं पता नहीं क्यों अपना हाथ जिब्रान के हाथ से खींच के अलग कर चुकी थी। आमिर कहने लगा, जिब्रान अब शादी का तुम्हारा कब तक इरादा है? कहने लगा, बस चंद माह में कर लूंगा और तुम सब ने आना है, खास तौर पे दाऊद तुमने। उसकी बात सुनकर दाऊद कहने लगा, मेरा मुश्किल है, मैं शायद ना आ सकूं। जिब्रान कहने लगा, कोई बहाना नहीं सुनूंगा तुम्हारा, तुम आओगे समझे। दाऊद ने एक नज़र मुझ पे डाली। खाना आ चुका था। खाने के दौरान भी मुझे अपना आप उसी की नज़रों के हिसार में महसूस होता रहा। सबसे पहले मैंने ही वापसी की इजाज़त मांगी थी। मैंने कहा, मुझे देर तक घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को मज़ीद ज्वाइन नहीं कर सकती। सब कहने लगे, इट्स ओके, आप जाएं। ड्राइवर बाहर गाड़ी में ही मौजूद था। जैसे ही मैं खड़ी हुई, जिब्रान कहने लगा, चलो आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ। मेरा हाथ पकड़े वो मुझे रेस्टोरेंट से बाहर ले आया। कहने लगा, हानिया थैंक यू सो मच, तुम आ गई, वरना मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अंकल तुम्हें आने की इजाज़त देंगे। मैंने कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस अब्बू को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन आपने खुद इजाज़त मांगी थी तो वो इनकार कर नहीं सके। वो कहने लगा, अगेन थैंक्स। मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मेरा दिमाग दाऊद में लगा हुआ था। वो कैसे वापस आ सकता था और क्यों वापस आया था, फिर से मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए। और वो जिब्रान को कैसे जानता था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरा तल्ख माजी आकर ठहर गया। दाऊद बताओ ना, मैं ठीक तो लग रही हूं ना? मैं वीडियो कॉल पर उसे अपना ड्रेस दिखाते हुए पूछ रही थी। हाँ बहुत प्यारी लग रही हो, किसी सल्तनत की शहजादियों जैसी। उसकी बात पर मैंने उसे घूर के देखा था। मैंने कहा, सल्तनत की शहजादियां मेरी तरह गंदुमी रंगत वाली नहीं होती, वो गोरी चिट्टी होती हैं। मैं अपनी रंगत की वजह से कुछ कॉम्प्लेक्स का शिकार रहती थी। वो कहने लगा, शट अप हानी, खबरदार जो तुमने खुद को किसी से कम समझा तो मेरी नज़रों से खुद को देखा करो, तो तुम्हें खुद पर गरूर होने लगेगा। मैंने कहा, ज़्यादा फ्री मत हुआ करो मुझसे। ओके बाय, मैं अब अपनी दोस्त की शादी पे जा रही हूँ, तुमसे आके बात करूँगी। ये कह के मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फौरन से मुझे मैसेज आया था, हानिया रात को चेंज मत करना जब तक मैं ना कहूँ। उसके मैसेज पर मैं झींप के रह गई। गाड़ी एक जोरदार ब्रेक पर घर के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो मैं माजी के उन हसीन लम्हात से बाहर आई। अब फिर से वही परेशानी मुझ पर सवार हुई। अपने कमरे में आकर मैं अपना जब्त खो बैठी। क्यों वापस आया था वो? चला क्यों नहीं जाता मेरी जिंदगी से? मैं अपने माजी से निकलना चाहती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ उसे। मैं रो रही थी, बल्कि बिलक बिलक के रो रही थी। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह फिर मैं अपने हॉस्पिटल चली गई। मैं अपने रूम में थी जब मरीज मेरे पास आ रहे थे। मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। पिछले सर में दर्द था, लेकिन मरीजों को देखना भी जरूरी था। तकरीबन 3 घंटे की ड्यूटी देकर मेरी रिसेप्शन को मैंने कहा कि बस अब 1-2 मरीजों के अलावा किसी को मेरे ओपीडी की स्लिप मत दीजिएगा। ओके मैडम। कुछ देर बाद जो मरीज आया उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो दाऊद था। उसे देखकर मैं फौरन से खड़ी हो गई। उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद किया, चलता हुआ मेरे पास आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो यूं मेरे क्लिनिक में आ सकता है। मैंने कहा, दाऊद तुम? वो कहने लगा, हाँ मैं। फिर कहने लगा, खड़ी क्यों हो गई डॉक्टर साहिबा, बैठिए ना, आप ही का रूम है। ये कहकर वो मेरे सामने रखी छोटी सी स्टूल पर बैठ गया जिस पर मरीज बैठते हैं। मैं वैसे ही खड़ी थी। मैंने कहा, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहने लगा, क्यों? अपनी रिसेप्शनिस्ट से इंटरकॉम पे पूछ लो, पूरी फीस दी है मैंने और 1 घंटा अपनी बारी का इंतज़ार भी किया है। आप क्या सब मरीजों को यूं ही भेज देती हैं? उनसे ऐसा ही रवैया रखती हैं? मैंने कहा, दाऊद प्लीज़।
उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे मेरी कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया। कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारा मरीज बन के आया हूँ। अपनी फीस के पैसे पूरे अदा किए हैं मैंने, चेक करो मुझे। मैंने गहरी सांस ली। मैं अंदर से कांप के रह गई थी। उसकी मुतवर्रिम आंखें देखकर जिनमें खून उतरा हुआ था, उसके जुनून से मैं अच्छी तरह वाकिफ थी। मैंने कहा, क्या क्या हुआ है आपको? कहने लगा, रात भर नींद नहीं आई मुझे लग रहा है मेरी रगों में खून के बजाय कुछ और गर्दिश कर रहा है। शायद बीपी हाई हो गया है। मैंने कांपते हाथों से उसका बीपी चेक किया। मैंने कहा, आपका बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है। कहने लगा, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं, मुझे रात भर नींद नहीं आई। बार बार उसका ख्याल आता रहा। हालांकि मैंने नींद की गोलियां भी खाई थी, लेकिन फिर भी दवा ने मुझ पे कोई असर नहीं किया। मरीज इश्क हूं ना, क्या करूं। कल उसे देखकर एकदम दिल बेकाबू हो गया था। ये कहकर उसने अपना हाथ टेबल पर रखा जिस पे पट्टी बंधी हुई थी। मैंने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। एक बार अचानक मेरा दिल बड़ी जोर से धड़का। मैंने कहा, दाऊद, हाथ पे क्या हुआ है? मेरा ये सवाल करना था, वो भड़क के गुस्से से मुझे कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है कल? तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दबा हुआ देखकर मैं पागल हो गया था। इसीलिए घर जाके अपना हाथ मैंने दीवार पे मारा। गुस्सा भी तो निकालना था ना, क्या करूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, प्लीज तुम यहां से जाओ, भूल जाओ मुझे। कहने लगा, भूल जाऊं तुम्हें? कैसे भूल जाऊं तुम्हें, और क्यों भूल जाऊं तुम्हें? क्या समझा था तुमने? शहर बदल लोगी, मुझसे राब्ता नहीं रखोगी, तो कभी जिंदगी में सामना नहीं होगा। हानिया, तुम बहुत कुछ भूल रही हो। शायद भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा मुझे याद है, और वो आखिरी रात भी, और उस आखिरी रात का एक एक लम्हा भी। ये सुनकर मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने कहा, भूल जाओ सब कुछ, जिंदगी बहुत आगे गुजर चुकी है, मुझे कुछ याद नहीं। वो कहने लगा, ऐसे कैसे कुछ याद नहीं? बहुत कुछ हुआ था हमारे बीच। जिब्रान को बताया नहीं तुमने? ये सुनकर मेरी जान निकली थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, बताना चाहिए था ना यार, उसे भी तो पता चले कि डॉक्टर हानिया का माजी कैसा था, किसके साथ गुजरा था। मैंने कहा, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। कहने लगा, ऐसे कैसे भूल जाना चाहती हो? तुम कैसे किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती हो मेरे अलावा? मैंने कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपना सकती। नफरत करती हूं मैं तुमसे। उस रात जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था, तुम क्या समझते हो उसके बाद क्या मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत होगी? दाऊद, आई हेट यू, चले जाओ मेरी जिंदगी से। मेरा ये कहना था, वो गुस्से से खड़ा हो गया। अपनी पट्टी बंदे हाथ से उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कुर्सी से घसीट के खड़ा करके मुझे झंझोड़ के रख दिया। कहने लगा, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, कहो नफरत करती हो मुझसे। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़ो, मैं शोर मचा दूंगी। कहने लगा, मचाओ शोर, जैसे उस दिन मचाया था। तो क्या छोड़ दिया था मैंने तुम्हें? मैंने कहा, दाऊद मुझे छोड़ो, खुदा के लिए चले जाओ मेरी जिंदगी से, वरना मैं चली जाऊंगी। कहने लगा, इतनी आसानी से इस बार नहीं जाने दूंगा तुम्हें। एक बार मेरे हाथ से निकल गई थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। फिर अचानक उसने मुझे दीवार के साथ लगाया। कहने लगा, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा सब कुछ भूलना, लेकिन मेरे लिए कुछ भी भूलना आसान नहीं है। ये कहते हुए वो मेरे बेहद करीब आने लगा। उसकी कुर्बत मेरी जान लेने लगी। मैंने कहा, दाऊद होश में आओ, पीछे हटो। कहने लगा, कैसे हट जाऊं? जिब्रान को बताओ ना, बताओ उसे कि तुम मेरी क्या लगती हो, वरना मैं बता दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि वो तुमसे शादी करता है कि नहीं। मैंने कहा, खुदा के लिए जिब्रान से कुछ मत कहना,
मैं उसे यही कह रही थी जब कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। बाहर जिब्रान था। कहने लगा, हानिया दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी जान निकली थी, लेकिन दाऊद मेरे बहुत करीब खड़ा था। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, दरवाज़ा खोल लेने दो। कहने लगा, ऐसे नहीं छोड़ सकता, बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आई हो। जिब्रान को खुद सब कुछ बताओगी या फिर मैं बता दूं उसे सारा सच? मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे बहते आंसुओं को वो अपने होंठों। मैं गहरी नींद में सो रही थी जब मेरे चेहरे पर किसी ने अपने हाथ की पुश्त फेरना शुरू की। मैं हड़बड़ा के उठ बैठी, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मेरे होश उड़ के रह गए, क्योंकि दाऊद उस वक्त मेरे कमरे में था। मैंने कहा, दाऊद, तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे कमरे में आए कैसे? कहने लगा, ये गैलरी है ना, ये किस मर्ज की दवा है, यहीं से मैंने सोचा तुम्हें उठा दूं। अब सुबह सुबह तुम्हारी मनहूस शक्ल ना देखूं तो तुम्हें पता है ना मेरा दिन कितना बुरा गुजरता है। मैंने कहा, अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से बाहर, अगर कोई आ गया ना तो तूफान खड़ा हो जाएगा। निकलो दाऊद यहां से, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। तुम कर चुकी हो, अब मरे हुए को क्या मारोगी? अच्छा प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं सुनना, उठो मेरे बेड से। किसी ने तुम्हें यहां देख लिया ना तो मेरा कत्ल भी साथ हो जाएगा। कहने लगा, जब प्यार किया तो डरना क्या जाने मन, जब तुमसे मोहब्बत कर ली थी ना तो उसी दिन मैंने अपनी जान हथेली पे रख दी थी कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा, खुदा के लिए जाओ यहां से। कहने लगा, पहले ये बताओ, रात को छत पे आओगी ना? मैंने कहा, नहीं आऊंगी। कहने लगा, ठीक है, मैं भी नहीं जा रहा फिर। वो बड़े आराम से मेरे बेड पे आड़ा तिरछा होके लेट गया। मैंने उसका बाजू पकड़ा, उसे उठा के बिठाया। मैंने कहा, जाओ यहां से। कहने लगा, पहले वादा करो। मैंने कहा, तुम बहुत बुरे हो। कहने लगा, अब जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं, फिर आओगी ना रात को छत पे? मैंने कहा, हाँ आऊंगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े। मैंने कहा, अब जाओ यहां से। तो वो सीधा सामने गैलरी में गया, वहीं से दीवार फलांग कर अपने घर में पहुंच गया। अजीब निडर किस्म का शख्स था, किसी से भी नहीं डरता था। दाऊद और मैं पड़ोस में रहते थे। हम दोनों के घरों की दीवारें आपस में मिली हुई थी, लेकिन हमारे घर वालों के दिल एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, बल्कि नफरतों से भरे हुए थे। कई सालों से इस इलाके में बने हुए बंगलों में हम दोनों की फैमिलीज रह रही थी, लेकिन हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक दूसरे की शक्ल भी कोई नहीं देखता था सिवाय हम दोनों के। जितनी नफरत हमारे घर वालों के बीच में थी, पता नहीं कब और कैसे, उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत हम दोनों के बीच में परवान चढ़ चुकी थी। ये उन दिनों की बात है जब हम लोग नए नए स्कूल को खैराबाद कह के कॉलेज में दाखिल हुए थे। दाऊद मुझसे बस 1 साल ही बड़ा था, लेकिन पढ़ता मेरी क्लास में था। वो थोड़ा सा नालायक था ना, इसीलिए स्कूल तक हम साथ थे, और यही शायद इस सब की वजह थी, हमारे करीब आने की। कई साल हमने एक साथ एक स्कूल में पढ़ा था, क्लास भी हमारी एक ही थी, इसीलिए अक्सर दाऊद को टेस्ट मैं ही बताती थी। कमबख्त याद करके नहीं आता था, फिर मेरी जान खाता था। कहता था, बस पहली लाइन बता दो, बाकी मैं खुद सब लिख लूंगा। पता नहीं, अजीब दिमाग था। पूरा सवाल उसे रट्टू तोते की तरह याद होता था, बस पहली लाइन भूल जाता था। जब मैं उसे पहली लाइन बताती तो कहता, बस बस हो गया हो गया। अक्सर उसे बताने के चक्कर में मुझे टीचर से डांट पड़ जाती थी, और 1-2 बार तो टीचर ने देख भी लिया था। वो कहने लगी, खड़ी हो जाओ हानिया। मैं खड़ी हो गई। वो कहने लगी, तुम दाऊद को चीटिंग करवा रही हो? मैंने कहा, नो मैम। कहने लगी, पेपर दो अपना। मैंने गुस्से से उसे देखा। इससे पहले कि टीचर मेरा पेपर छीनती, उससे पहले ही वो अपना पेपर लेकर मैम के सामने आ गया। कहने लगा, मैंने की है चीटिंग, तो आप मेरा पेपर रख लें। जो नंबर काटने हैं आपको वो आप इसमें से काट लें, हानिया का कोई कसूर नहीं है। मैम ने उसका पेपर लेकर उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। जब क्लास ख़त्म हुई और मैं बाहर आई
तो वो मुझे मुस्कुरा के देख रहा था। कहने लगा, बेफिक्र रहो, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। मैंने कहा, तुम पढ़ के क्यों नहीं आते, अपना याद क्यों नहीं करते हो, खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। कहने लगा, अच्छा है ना, तुम और मैं एक साथ मरेंगे। उस वक्त हम 8th क्लास में थे, लेकिन मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाती थी। उस वक्त मेरे नज़दीक वो एक बहुत अच्छा और बेहतरीन दोस्त था, लेकिन उसकी बातें शुरू से जू मानी होती थी। शुरू से ही हमें ये पता था कि हमारे घर वाले एक दूसरे के दुश्मन हैं, और दुश्मनी की असल वजह दाऊद की फुप्पो और मेरे चचा की वजह से थी। माजी में कभी उनको मोहब्बत हुई थी, लेकिन फिर मेरे चचा उसकी फुप्पो से बहुत सारे वादे करके बैरून मुल्क चले गए कि आके शादी करेंगे। तब हमारे घरों में बहुत इत्तेफाक होता था, ये मैंने सुना है। लेकिन जब वो मेरे चचा बैरून मुल्क गए तो उन्होंने वहाँ पर ग्रीन कार्ड की खातिर वहाँ शादी कर ली। ये खबर दाऊद के घर पर कयामत बनकर टूटी। उसकी पुप्पो से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने खुदकुशी कर ली। खत में सारी वजह भी बता दी। मेरी वालिदा बताती है कि उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था, पुलिस तक आ गई थी। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे चचा को पाकिस्तान आने से मना कर दिया था। फिर बड़ी मुश्किल से पैसे खिलाकर पुलिस केस ख़त्म करवाया, लेकिन उसके बाद ना तो हम कभी दाऊद के घर गए, ना वो लोग हमारे घर आए। एक दूसरे की कोई शक्ल भी नहीं देखता था। चचा तो परदेश के होकर रह गए, लेकिन हमारे घरों में नफरतें जन्म लेने लगी। पता नहीं उन नफरतों के बीच में कब और कैसे मेरे और दाऊद के बीच में मोहब्बत हो गई। हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते आ रहे थे। बचपन से मैं दाऊद के साथ बैठती थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि हमारे घर वालों के बीच में दुश्मनी क्यों है, लेकिन वो शुरू से मेरा ऐसे ही ख्याल रखता था। मेरे पास पेंसिल नहीं होती थी तो वो मुझे अपनी पेंसिल दे देता। मैं लंच नहीं लाती तो अपना लंच वो मुझे खिलाता, वो भी अपने हाथों से। मैं इसे दोस्ती समझती रही, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें ये समझ आ गई कि हमारे घर वाले एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। जब दुश्मनी की समझ आई तब तक बहुत देर हो गई थी। मैं दाऊद की आदी हो गई थी। जब तक उससे बात नहीं कर लेती थी, उससे लड़ नहीं लेती थी, उससे मशवरे नहीं ले लेती थी, मुझे लगता था दिन चढ़ा ही नहीं, रात हुई ही नहीं। क्योंकि हम दोनों के कमरे ऊपर के पोर्शन में थे और हमारी एक ही मुश्तरका गैलरी थी जिसके बीच में दीवार थी, और वो थी भी पिछली साइड पर, तो इसलिए उस जानिब कोई भी घर नहीं बने हुए थे। किसी की हम पर नजर नहीं पड़ती थी, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा बागीचा था जहाँ पे कभी कोई नहीं जाता था। ज्यादातर बैरूनी दरवाजे मेन दरवाजे पर चौकीदार होता था, बाहर के लॉन पर उसका ध्यान भी नहीं रहता था। उस तरफ खुलने वाली खिड़कियां और बनी हुई गैलरी पर चौकीदार की नजर रहती थी, लेकिन पिछली जानिब का उसे भी कुछ पता नहीं होता था। हम लोग ज्यादातर एक दूसरे के कमरे में वहीं से आते जाते थे, लेकिन छुप छुपा के, या फिर रात को लेट नाइट छत पे आ जाते थे। फिर सारी बातें करते थे। शुरू शुरू में तो लूडो भी खेलते थे, कैरम भी खेलते थे। सबकी आंखों से बच बचाकर हम मिलते थे, बातें भी करते थे, साथ में पढ़ते भी थे। लेकिन मेरे नजदीक ये सब चीजें दोस्ती थी। मैं नहीं जानती थी कि दाऊद मुझसे मोहब्बत करता है। पहली बार मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैट्रिक में बोर्ड के पेपर होने वाले थे। बोर्ड के पेपर से पहले आखिरी बार हमारे स्कूल में पेपर थे, जब वहाँ के एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। वो भी मेरी क्लास में था। उसने मेरी दोस्तों के सामने मुझे गुलाब का फूल दिया। कहने लगा, आई लव यू हानिया। उसका ये कहना मुझे बुरा लगा। मेरी दोस्त मुझ पे हंसने लगी, कहने लगी, ले लो फूल, इतनी मोहब्बत से लाया है। मैंने कहा, तुम ले लो। मैंने उस लड़के से कहा, देखो मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, और ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। कहने लगा, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तो अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानती थी कि पीछे से दाऊद उसकी बात सुन चुका है। वो गुस्से से मेरे पास आया। उसने उस लड़के के हाथ से गुलाब का फूल पकड़ के उसे जमीन पे फेंका।
फिर उसका गिरेबान पकड़ के कहने लगा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने ऐसी नजर से हानिया को देखा तो देखा कैसे? जिस गजबनाक लहजे और गुस्से से वो बोल रहा था, मेरे साथ साथ बाकी की लड़कियां भी डर गई और शायद वो लड़का भी। फिर वो कहने लगा, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? तो वो कहने लगा, मैं इसका सब कुछ होता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइंदा अगर तुम मुझे हानिया के पास नजर आए ना तो तुम्हारी जान निकाल लूंगा। दफा हो जाओ यहां से। वो कहने लगा, तुम होते कौन हो? ये मेरा जाती मामला है या हानिया का? वो कहने लगा, हानिया का हर मामला मेरा है, वो मेरी है। सुन लिया तुमने? लेकिन वो लड़का उससे लड़ने झगड़ने लगा। उसके बाद जो कुछ हुआ, हमारे तो होश ही उड़ के रह गए। दाऊद ने उसे बहुत मारा। उसके पेट पे बैठ के उसके मुंह पे इतने मुक्के मार मार के उसका चेहरा लहू लुहान कर दिया। मैं उसे पीछे हटा रही थी। मैंने कहा, दाऊद छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? जान से मारोगे क्या उसे? तो मेरी तरफ देख के कहने लगा, हाँ, इसे जान से मारूंगा, मैं इसे जान से मारूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें देखने की? मैंने कहा, उठो यहां से, नहीं तो यहीं पे तमाशा बन जाएगा। प्रिंसिपल तुम्हें स्कूल से निकाल देंगी। वो कहने लगा, निकाल दें, पर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने तुम्हें देखा तो देखा कैसे? मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो। कहने लगा, हाँ, हो गया हूं पागल। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे स्कूल से बाहर ले आया। कहने लगा, आज के बाद तुम इस स्कूल में नहीं आओगी। बोर्ड के पेपर देने हैं ना तुमने, बस घर बैठ के दो, और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, तुम घर चलो, तमाशा मत बनाओ, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी तमाशा बन के रह जाएगा। खैर, उस वक्त तो बात आई गई हो गई, लेकिन रात को मैं बेचैनी से छत पे उसका इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद वो आया तो उसका मूड अच्छा खासा खराब था। कहने लगा, क्यों बुलाया है मुझे? मैंने कहा, क्या तमाशा लगाया था तुमने सुबह? क्या बोल रहे थे तुम? कहने लगा, तुम्हें समझ नहीं आई थी मैंने क्या बोला था? वो दीवार फलांग कर मेरी छत पे आ चुका था। मैंने कहा, देखो दाऊद, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। तुम जानते हो मैं ये मोहब्बत कभी नहीं पाल सकती। तुम भी अच्छी तरह जानते हो हमारे दोनों खानदान एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। वो कहने लगा, भाड़ में गया खानदान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं हानिया। मैंने कहा, लेकिन मैं नहीं करती, मैं तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझती हूँ। तो कहने लगा, तो अब मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, ना मैंने तुम्हें दोस्त समझा है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैंने कहा, प्लीज इस तरह की बातें मत करो। कहने लगा, मैं सच बोल रहा हूं, और जितनी जल्दी तुम इसे तस्लीम कर लो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। मैंने कहा, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। तो कहने लगा, मत मिलना, मैं खुद आ जाऊंगा मिलने, मुझे रोक सकता है कोई यहाँ आने से? मैंने कहा, मेरे बाप और छोटे चाचा को पता भी चल गया ना तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। वो कहने लगा, और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारे चचा का। उसकी बातों से मैं खौफजदा हो गई थी। मैंने कहा, मैं जा रही हूं, मुझे तुम्हारी बातों से डर लग रहा है। कहने लगा, अभी से? फिर हंसने लगा, फिर कहने लगा, जब प्यार किया तो डरना क्या? मैंने कहा, मैंने तुमसे कोई प्यार नहीं किया। तो कहने लगा, अच्छा, तो फिर मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैंने कहा, इसलिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। कहने लगा, तो इसीलिए यही तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी है और तुम वो चढ़ चुकी हो। पता नहीं क्यों मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई। 2 दिन मैंने उससे फोन पर बात नहीं की, लेकिन तीसरे दिन मुझे एहसास हुआ कि वो सच कह रहा था। मैं उससे बात किए बिना रह ही नहीं सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे बात ना करूं और उससे बात खत्म कर दूं, क्योंकि मैं जानती थी कि उससे मोहब्बत करने का अंजाम बहुत बुरा है। लेकिन फिर भी मैं नहीं रह सकी। 3 दिन बाद मैं छत पे बैठी रो रही थी। जब वो छत पे आ गया, मुझे देख के कहने लगा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तुम तो मुझे छोड़ना चाहती थी, अब बताओ, क्या छोड़ सकती हो मुझे? मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए।
मैंने कहा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुस्कुराने लगा, कहने लगा मुझे पता था। बहरहाल हमें उस वक्त अंजाम की कोई फिक्र नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। बस हम लोग अपनी मोहब्बत में आगे बढ़ने लगे। मैं कभी भी कुछ भी पकाती तो दाऊद को ज़रूर चखाती थी। वो अपने लिए कुछ भी लेकर आता तो मुझे ज़रूर दिखाता था। हम व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल पर बातें करते थे। मुझे कहीं भी जाना होता तो मेरे कपड़े वही डिसाइड करता था। वो कहता था ये पहनो, इसमें बहुत प्यारी लगोगी। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और कच्ची उम्र की मोहब्बत इंसान को बहुत तड़पाती है। हम दोनों का ही कॉलेज में अलग अलग एडमिशन हो चुका था, लेकिन अभी भी उसका जब दिल चाहता वो अपनी गैलरी की दीवार फैलाता और मेरे कमरे में आ जाता, और मेरी जान निकलने लग जाती थी। मैं उस वक्त मेडिकल के दूसरे साल में थी। पेपर होने वाले थे और मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था और ये मेरा ख्वाब था। उन्हीं दिनों दाऊद भी कॉमर्स के 12वीं के पेपर्स दे रहा था। वो कहने लगा कि इसके बाद मैं बीबीए करूंगा और उसके बाद तुम्हारा रिश्ता भेजूंगा। मैंने कहा तुम मेरे लिए रिश्ता भेजना और मेरे वालिदैन तुम्हारे सर और मुंह को चूमेंगे। क्या हो बेटा, आके बैठो, हमें तो तुम्हारे ही रिश्ते का इंतजार था। मेरी बात सुन के खिलखिला के हंसने लगा। कहने लगा यार, फुफ्फो और चचा की बात पुरानी हो गई है और वक्त बदल गया है। वैसे भी मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो वो अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, अपना सर भी कलम करवा सकते हो, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। वो कहने लगा उनका बाप भी मानेगा। मैंने कहा तुम्हें सब कुछ आसान लगता है, ये दादागिरी हर जगह नहीं चलेगी। वो कहने लगा तुम जाने दो। हमें पता नहीं था कि हम दोनों बातों में मसरूफ थे। वो अपनी गैलरी में बैठा था, मैं अपनी गैलरी में। बीच की दीवार वैसे भी छोटी सी थी। अचानक से उसकी वालिदा पीछे से आ गई। उन्हें देखकर तो मैं यूं थी जैसे सांस लेना भूल गई। मैं फौरन से खड़ी हुई। मुझे यूं हैरान परेशान देखकर जैसे उसने पीछे देखा तो अपनी माँ को देख के वो भी सीधा खड़ा हो गया। वो गुस्से से आगे बढ़ी, कहने लगी दाऊद क्या है ये सब। दाऊद मुझसे कहने लगा हानिया तुम जाओ। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वो कहने लगा अम्मी क्या हो गया आपको, मैंने ऐसा भी क्या किया है। वो कहने लगी दुश्मन की बेटी है वो, तुम्हें नहीं पता उसके चचा ने तुम्हारी फूफो के साथ क्या किया है। उसे मौत के घाट उतार दिया था। तुम्हारे बाप को अगर भिनक भी पड़ गई ना दाऊद, तुम्हें अंदाजा नहीं है वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। वो कहने लगा इसमें हानि का क्या कसूर है। अम्मी प्लीज, गलती उसके चचा ने की थी, जज्बात में आकर फुप्पो ने खुदकुशी कर ली। इसमें मेरा और हानिया का कोई कसूर नहीं है। आप मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका हूं और अब मैं पीछे नहीं जा सकता। फिर एक थप्पड़ की आवाज मुझे आई। उसकी माँ कहने लगी अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हारा बाप तुम्हारा गला दबा देगा, लेकिन उस लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा। वो कहने लगा फिर आप भी कान खोल के सुन लें, इस घर में अगर कोई लड़की मेरी बीवी की हैसियत से आएगी तो हानिया ही आएगी। मुझे लगा था कि ये बात सिर्फ दाऊद के घर तक ही रहेगी, क्योंकि उसने मुझसे कहा था, मैसेज किया था कि तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी को समझा लूंगा, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, अगर ये बात मेरे घर तक पहुंच गई तो कयामत आ जाएगी। वो कहने लगा कहा ना तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये बात एक ना एक दिन तो खुलनी ही थी। अच्छा हुआ अभी खुल गई। डर डर के छुप छुप के हम कब तक मिलते रहते। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता अब क्या होगा। मैं रोने लगी। कहने लगा अगर तुम रोगी ना तो मुझे तुम्हारे कमरे में आना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं आओगे प्लीज। मैं अभी बात कर ही रही थी जब मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया गया। मैंने दरवाजा खोला। सामने मेरे वालिद और मेरी वालिदा बड़े गुस्से में खड़े थे। मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीटते हुए नीचे ले गए। जैसे ही मैं नीचे लाउंज में गई तो मेरे होश उड़ के रह गए।
क्योंकि वहां दाऊद की वालिदा बैठी थी। वो कहने लगी, पूछो अपनी बेटी से क्या चाहती है ये। क्या पहली कयामत तुम्हारे भाई ने कम ढाई थी हम पे, जो रही सही कसर ये लड़की पूरी करना चाहती है। मेरी इकलौती नंद तुम्हारे भाई की मोहब्बत में भींट चढ़ गई। अब क्या चाहते हो, मेरा इकलौता बेटा भी मर जाए। मेरे बाप ने मेरी कलाई पकड़ी हुई थी। वो कहने लगे, बताओ हानिया, ये क्या कह रही है, क्या कह रही है ये औरत। कह दो ये झूठ बोल रही है। मैं बेहद खौफजदा थी। मेरा तो सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उसकी वालिदा कहने लगी, बताओ तुम चुप क्यों हो, बताओ दाऊद से क्या ताल्लुक है तुम्हारा। मेरे वालिद बड़े गजबनाक लहजे में बोले, हानिया बताओ सच है क्या ये। फिर दाऊद की वालिदा से कहने लगे, अगर कसूर मेरी बेटी का हुआ तो अभी खड़े खड़े मैं इसका गला दबाकर इसे जान से मार डालूंगा, लेकिन अगर कसूर तुम्हारे बेटे का हुआ तो जिंदा वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं इस कदर डर गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मेरा बाप कहने लगा, बोलो हानिया। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही है, मेरा दाऊद से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं जानती उसे। मैं उस वक्त सच बोलने की पोजीशन में थी ही नहीं। मेरे वालिद ने कहा, सुन लिया तुमने, अपने बेटे को लगामे डालो, मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाना आज के बाद। मुझे पता था तुम लोगों से कभी भी शिकस्त बर्दाश्त नहीं होगी। पहले तुम लोगों ने मेरे भाई को बुरा भला कहा, उस पर इल्जाम लगाया। पता नहीं तुम्हारी नंद ने किसके साथ मुंह काला करके खुदकुशी की थी, नाम मेरे भाई का लगा दिया। अचानक कौन सी दुश्मनी वो निकालना चाहती थी। अब कोई कसर रह गई थी कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहा है। मुझे पता था मेरी बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, अपनी बेटी को संभाल के रखो, मैं अपने बेटे को खुद कंट्रोल कर लूंगी। अब अगर ये लड़की मेरे बेटे के आसपास भी मुझे नजर आई तो याद रखना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा बाप कहने लगा, मेरी बेटी को धमकी मत दो, तुम्हारे घर में लाशें बिछा दूंगा। वो कहने लगी, अच्छा तुम लोगों ने ठेका ले रखा है हमारे घर में लाशें बिछाने का, लेकिन याद रखना अगर मेरे बेटे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। एक दुख हमने सह लिया, लेकिन दूसरा बर्दाश्त नहीं करूंगी। आने दो इनके अब्बा को, जैसे ही वो लंदन से वापस आएंगे फिर बात करूंगी मैं तुम लोगों से। मेरे वालिद ने कहा, चलो निकलो यहां से, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। मुंह उठा के आ गए मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने। मुझे इसी बात का डर था, मेरी जान निकली हुई थी। जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरे फोन पर बेल पे बेल बज रही थी। मैंने जल्दी से फोन बंद कर दिया, फोन ऑफ करके रख दिया। कुछ देर बाद मेरी बहन आ गई, कहने लगी, अब्बा कह रहे हैं कि इस कमरे में तुम नहीं रहोगी। मैंने कहा, क्यों, क्या मतलब, मैं बचपन से इसी कमरे में रहती हूँ। वो कहने लगी, रहती हो ना, लेकिन अब नहीं रहोगी। इसके बराबर में दाऊद का कमरा है, इसलिए अब्बा कह रहे हैं कि तुम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। उस वक्त तो मैं चुप रही, खामोशी से अपनी बहन के कमरे में चली गई। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं दाऊद मुझे समझ के मेरी बहन के कमरे में ना आ जाए। बहुत डर लग रहा था, खौफ से जान निकल रही थी कि कब अचानक से